हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आप लोग की। और जैसा कि हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है क्लास 10th मैथ के पीवाई की सीरीज का, आप लोगों ने उसे देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि देखना बहुत ज़रूरी है और मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सो कि आपको अच्छा होगा कुल मिला करके। ठीक है, तो मैं अजीत सर फिर से मैं वापस उसी चैनल विज्ञान विद मैथ चैनल पे दूसरा लेक्चर लेकर के आ चुका हूँ, जो रिकॉर्ड हो रहा और ये भी कल तक अपलोड हो जाएगा आपके। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर आगे से क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से 20 तक हम लोगों ने कर लिया था, 21 से हमें क्वेश्चन शुरू करना था। जैसा कि आपको पता है, चीजें आपको पता है कि ये सेट नंबर जो है पेपर का वो है 436(1). ओके, ये क्या हो रहा है, 436(1) है। ओके, ये बेसिक का पार्ट है, बेसिक पेपर का डिस्कशन है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसके जीरोज निकालने विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो भाई यदि हम बात करें कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं यहाँ पे, तो यदि हम कहें आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ सर, अब कह रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को एक्चुअली हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इंडियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और इन्होंने इसे दिया था। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आल्सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हालांकि एनसीईआरटी को तो यही नाम मेंशन कर देना चाहिए, भाई इंडिया की किताब है, हम छाप सकते हैं इसे। तो हम यदि बात करें क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला होता है जिसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, जीरो ही निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे मान लिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है बेटा, तो ये हर एक कैटेगरी में इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसी का कन्वर्जन है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से उसको बनाया गया, तो उसके हेल्प से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जीरो ही निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन में 2 है, ये फॉर्मूला होता है। अब बात करेंगे सर कि डी क्या है यहाँ पे, तो डी को कहते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू क्या होता है, तो डी इक्वल टू होता है एक्चुअली बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बड़ी बात ये होगी कि ए बी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, तो ए बी सी क्या है सर, तो ए बी सी जो है बेटा ये आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है। किसी भी ए बी सी जो होता है आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से यदि आप कंपेयर करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसको बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है भाई, ए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गया बेटा 4। क्लियर कट। इसके बाद यहाँ यदि बात करें तो एक्स के साथ क्या है, एक्स, एक्स की जगह पे एक्स, यहाँ पे बी के साथ क्या होगा बेटा फिर -9। देखो यहाँ पे प्लस है, इस बात को ध्यान देना, इसलिए -9 पूरा ले लिया जाएगा। यहाँ पे सी की जगह पे क्या बेटा 3। ऐसे कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। तो हमारा ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई ए इक्वल टू आ गया 4, बी इक्वल टू आ गया -9, सी इक्वल टू आ गया आपका 3। सो अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है जीरोज, जीरोज ही तो निकालना है। क्लियर बात है, सॉल्व करने का मतलब क्या है, जीरोज निकालना है इसका। अब यदि हम बात करें तो इसे हम सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से यही जीरोज होते हैं, तो इस पे हम पुट करना शुरू करते हैं भाई। तो क्या होगा भाई माइनस बी, क्या माइनस बी, तो माइनस बी क्या, अच्छा एक काम करते हैं पहले डी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो डी निकाल, क्योंकि चाहिए ना फॉर्मूले में, ये तो पता है हमें, बी पता है, सी पता है, लेकिन डी भी चाहिए, डी निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ये 33। करके देखो, 9 9 जा
81 माइनस 48, इसको आप सॉल्व करोगे 33 आ जाएगा, कोई दिक्कत। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब हम बात करें x की, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस बी की वैल्यू क्या है -9 प्लस माइनस रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या है बेटा 33 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से क्या गया बेटा माइनस माइनस +9 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 अपॉन में 8, यही आ रहा है आंसर। कोई दिक्कत है किसी को, आपत्ति यहाँ पे नहीं। एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 जीरो जा रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, को एक को x1 कहते हैं, जो क्या आ जाएगा 9 प्लस रूट ऑफ 33 अपॉन में 8, और दूसरा क्या है x2, उसको क्या लिखेंगे 9 माइनस रूट ऑफ 33 अपॉन 8। इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप आराम से इसे कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, और कर भी लेते हैं। बात यह है कि ये एग्जाम में पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट। और खास बात यही है कि एग्जाम में हमेशा एवरेज से लेकर के मॉडरेट से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक आप पीवाईक्यू लगाएंगे नहीं, तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि कैसे चीजों को हम जज करें, क्लियर बात है, और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें, किस टाइप के क्वेश्चन को कितना समय दें, वो सारी चीजें आपको पीवाईक्यू लगाने से ही पता चल सकती है। ये सच्चाई है पेपर की, समझ की बात है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये और में था इंटरनल चॉइस में 21 नंबर में। तो यहां पे पता करना है आपको कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड होता है बेटा। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा यदि तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, उसके लिए पता करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या पता करना होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उस केस में रियल जीरोज होंगे, क्या होंगे रियल जीरोज होंगे, या रियल रूट्स होंगे, जीरोज कह लो या फिर रूट्स कह लो, कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, डी लेस देन 0 हो गया, देन इन दैट केस बेटा क्या होता है जीरोज विल बी इमेजनरी। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं अनडिफाइंड बोल देते हैं, या नॉन डिफाइंड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं नॉन डिफाइंड बोल देते हैं। समझ में आगे बात है। यानी कि इस केस में आपको कुछ नहीं करना, बस इसको निकालने की वजह से लेस देन 0 हुआ तो आप सीधा लिख देंगे कि जीरोज आर नॉन डिफाइंड, आप फ्री है। अब देखो यहाँ पे जब जीरोज क्या आ गए, या तो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल। यदि ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, दो केस बना। ग्रेटर देन 0 होगा तो बेटा यहाँ पे जीरोज या रूट्स, क्या जीरोज या रूट्स will be different। ओके, यहां पे यदि इक्वल टू 0 हो गया तो बेटा जीरोज जो होंगे, जीरोज या रूट्स will be equal। तो यहां पे जीरोज क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, आशा करता हूं आई गई होंगी। ठीक है, तो अब हमें वही पता करना है कि इनका नेचर क्या है। ये कंसेप्ट आपका बेसिक सा, ठीक है। कैसे हम पता करते हैं जीरोज पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर, वो भी पता चल जाता है पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है, या फिर अनडिफाइन होंगे, रियल होंगे। आगे चले, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने जैसा आपसे बताया था कि आपको पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² की जगह पे x² है बेटा, तो a की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया। x की जगह x है बेटा, तो b की जगह पे क्या आ गया बेटा, तो कहेंगे -4√3। माइनस क्यों ले रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस है, तो माइनस के साथ लेके आएंगे तभी तो प्लस बचेगा। c की जगह पे क्या होगा बेटा 4 होगा। अब यहाँ से हमें निकालना है d इक्वल टू होता क्या b² माइनस 4ac। फटाफट वैल्यू उठाओ यहाँ से, b की वैल्यू क्या है -4√3। तो यहाँ क्या आएगा -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4, नहीं ए की वैल्यू 4 नहीं है, सी की है। ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 4, कोई आपत्ति है यहाँ पे नहीं। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के पावर इवन हमेशा पॉजिटिव होता है। पावर में यदि इवन है माइनस पे तो क्या होगा वो हमेशा पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3। कैलकुलेशन नहीं आता, 16 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, दोनों सेम है, दोनों साइड क्या हो जाएंगे कुल मिला के 0 आ जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पे। समझ में आई बात है, कोई आपत्ति। ऐसे कर सकते हो 48 माइनस 48। अगला क्वेश्चन, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC and its diagonal intersect at O. Prove that OA is parallel to OC, OB is parallel to AD। देखो भाई, ये एक क्वेश्चन है ट्रेपेजियम का और चैप्टर है इसका ट्रायंगल। चैप्टर कौन सा है ट्रायंगल। ओके, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं।
एक तो आप सिमिलैरिटी के हेल्प से भी कर सकते हैं और एक आप बीपीटी भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइसेज हैं, क्या करना चाहते हैं। सिमिलैरिटी करेंगे तो थोड़ा आसान ज़्यादा पड़ेगा, बीपीटी करेंगे वो भी आसान है, बस एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पे आपके पास है ट्रेपीजियम ABCD। ओके, मुझे जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पहले में बीपीटी वाले में, ठीक है। लेकिन इसको आप आसानी से किससे कर सकते हैं, सिमिलैरिटी से। कह रहा है कि दोनों साइड्स क्या है बेटा, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। सिमिलैरिटी लगाने का कंडीशन क्या होता है बेटा, तो सिमिलैरिटी लगाने का कंडीशन होता है कि या तो उसके क्या हो, एंगल इक्वल हो, या तीनों एंगल इक्वल हो, ठीक है। साइड एंगल, साइड्स के रेशियोज और एक एंगल, क्लियर होगी बात है। और क्या होता है बेटा, साइड मतलब तीनों साइड्स के रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होता है, ये लग जाता है। क्लियर हो रही बातें कि नहीं हो रही, आराम से हो रही होंगी। तो ये चारों कंडीशंस हैं जिसको कि हम लगा करके ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। एंगल इक्वल करके, एंगल इक्वल करके, साइड एंगल साइड का मतलब साइड इक्वल नहीं करना होता, साइड्स का रेशियो इक्वल करना होता है। ओके, और इसमें तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल करके। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे को कह रहा है कि OA अपॉन में OC। OA कौन सा है बेटा, OA ये वाला है, और OC कौन सा है, ये वाला है। OB कौन सा है बेटा, तो आप कहेंगे ये वाला है सर, और OD कौन सा है, ये वाला। इनका रेशियो आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, रेशियो इनका इक्वल दिखाना है। तो अब इसके हिसाब से आपको सोचना होगा कौन सा ट्रायंगल लूं जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं सर, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, क्लियर कट कह सकते हैं। इसके अलावा सर एक और चॉइस है कि एक 1 और ये वाला 2, ये भी ले सकते हैं। अब आपको सोचना होगा लेना कौन बेहतर है। तो मैं यदि आपसे बात करूं तो आपको मैं ये कहूंगा, सलाह दूंगा कि आप इस वाले ट्रायंगल को लीजिए जिसको मैं मार्क कर रखा हूं, इसको आप लीजिए। किसको लीजिए, इसको लीजिए। एक इसको ले लीजिए और दूसरा इसको। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि आपको दो पैरेलल लाइंस दिए हैं। क्या दिए हैं, दो पैरेलल लाइंस दिए हैं, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको दिखाई दे रहा है एक BD एक ट्रांसवर्सल है और एक AC ट्रांसवर्सल है, दिखाई दे रहा। तो यदि आपको पता होगा दो पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, इसके इक्वल होगा। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ पे एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ बेटा, तुरंत ही आपका क्या हो गया, वहां से सारे अदर पार्ट्स, सारे के सारे अदर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, उनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे साइड्स के, और एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना चाहिए भाई, सिमिलरिटी से चले हम। तो यदि हम यहाँ पर सिमिलरिटी को लेके चले तो चूज किसको करना बेटा, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से लिख सकते हैं हम कि एंगल BAO विल बी इक्वल टू एंगल DCO। क्लियर बात है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, DCO। ओके जी, किस प्रॉपर्टी से बेटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों बेटा जी, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है। AB इज पैरेलल टू CD क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है। आगे यदि हम बात करें सिमिलरली, तो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABO विल बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, CDO। एंगल CDO ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। कोई आपत्ति है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से अब नहीं होगा। तो यहाँ से दो एंगल्स, दो ट्रायंगल में के इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ यदि हम बात करें तो ट्रायंगल AOB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल COD हो जाएगा क्या, कोई आपत्ति किसी को, नहीं ना, नहीं ना भाई। आगे चलते हैं। अब यदि हम बात करें तो जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, AO अपॉन में CO विल बी इक्वल टू OB अपॉन में OD विल बी इक्वल टू AB अपॉन में CD।
ये रेशियो तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, आप यदि सही तरीके से अरेंज मैनर में दो ट्रायंगल को सिमिलर लिखे हैं तो उसमें कुछ नहीं करना, दो दो साइड्स को लेते हैं, ए ओ विल बी सी ओ, ओ बी विल बी ओ डी, ठीक है। ऐसे आपको ऑर्डर को बस लिखते जाना और कुछ करना नहीं होता। क्लियर होगी बात है। ओ बी ओ डी लिख दिया, फिर हमने क्या लिया, ए बी सी डी ले लिया। ये ऑर्डर एकदम यदि मैनर में आपने लिख रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से सारी चीजें सेट हो जाती हैं, कोई दिक्कत, कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट हमें चाहिए था, ये हम ले लेंगे। अब कहा क्या हो गया हमारे यहाँ से, ट्रायंगल के जो चीजें शो करनी थी वो शो हो गई आपकी, ठीक है। तो ये लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, इसके लिए रीजन भी देते हैं, क्या देते हैं भाई, CPST, ठीक है। समझ में आगे बातें, आगे चलें, चलिए जी। अगला क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 120 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20. If one disc is drawn at random, find the probability that it bears a 2-digit number. The number is a perfect square. यदि हम बात करें भाई तो कह रहा कि एक बॉक्स है जिसमें कितने नंबर है बेटा, 120 डिस्क है। क्या है, 120 डिस्क है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज 120 है। और इसमें यदि बात करें तो एक एक डिस्क पे क्या लिखा है 1, दूसरे पे क्या लिखा है 2, तीसरे पे क्या लिखा है 3, चौथे पे क्या लिखा है 4, ऐसे ही अब टू क्या लिखा गया बेटा 120 मेंशन है हर एक डिस्क पे। अब इसमें कह रहा है कि यदि हम उसमें से डिस्क निकालें, क्या निकालें, डिस्क निकालें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट नंबर वाला डिस्क हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 डिजिट वाला नंबर डिस्क हो। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और यदि हम बात करें तो बेटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट्स है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 120 है। टोटल डिस्क कितने हैं, 120 ही तो है, 120 में से तो कोई निकाल सकता है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया बेटा 120। अब हमें जो इवेंट पाना है उसे हम कहते हैं NE। क्या कहते हैं, NE। इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। E का मतलब क्या बेटा कि 2 डिजिट नंबर डिस्क की बात हो रही है, ठीक है। तो ई का मतलब क्या है बेटा, ई किसको रेफरेंस कर रहा है, तो वो कर रहा है 2 डिजिट नंबर डिस्क की बातें कर रहा है। तो हम बात करें 2 डिजिट नंबर की, तो एक बात बताओ भाई 120 डिस्क है, यानी कि 120 नंबर होंगे उसमें। अब यदि हम बात करें 100 वाला क्या होता है, 3 डिजिट नंबर होता है, यानी 100 के आगे जैसे जाएंगे वो सारे 3 डिजिट मिलेंगे। क्लियर हो गई बात है। तो 100 में से भी एक कम हो गया, क्या हो गया, 100 में से एक कम हो गया, कितने बच गए 99, कितने बच गए 99। क्लियर हो गई बात है। अब यदि हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्या 2 डिजिट के नंबर है क्या, ये तो यूनिट डिजिट नंबर है ना, सिंगल डिजिट नंबर है ना भाई, तो ये भी 9 माइनस करना होगा। यानी कि यदि हम बात करें 99 में से और क्या माइनस करते हैं 9, तो कितना आ गया 90 ऐसे डिस्क है बेटा जो क्या है 2 डिजिट नंबर वाले हैं। क्या है, 2 डिजिट नंबर वाले। तो यहां से आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही तो होता है। तो यहां से हम क्या करें, नंबर ऑफ इवेंट क्या है जो चाहिए था, 2 डिजिट नंबर वाला चाहिए था, वो कितने 90। टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने बेटा 120। यहां से क्या आ गया आपका 3/4, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो क्या होंगे 2 डिजिट नंबर के। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके भाई, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो यहाँ भी क्या रहने वाला 120, क्योंकि डिस्क अभी भी 120 है। अब कह रहा है कि उसमें से जब नंबर चूज करें तो उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बतलाइए जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो भाई पहले हम इवेंट पता करते हैं। इवेंट हमें क्या चाहिए बेटा, इवेंट किसको डिनोट कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, किसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले हम पता करें कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये कैसे पता चलेगा। एक तो तरीका हम लिखना शुरू करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 120 से कम है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ये भी 120 से कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ये भी 120 से कम है। एक तो ऐसे लिखें, या तो एक तरीका है कि 120 के पास पहुंचे हम डायरेक्ट, हम कहें भैया तुम किसके आसपास हो, तुम्हारे आसपास में कौन सा स्क्वायर नंबर है। तो मैं कहूंगा सर 120 के आसपास पहले तो 100 पे आता है 10 का स्क्वायर, ठीक है भाई 100 पे आता है 10 का स्क्वायर, और 11 पे आता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, ये बाहर चला गया। यानी कि सर मैक्सिमम 10 का स्क्वायर ही इसके अंदर आ रहा है, यानी कितने स्क्वायर नंबर इसके अंदर आ रहे हैं बेटा 10 आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 10। क्या हो गया 10। क्लियर होगी बातें। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो परफेक्ट स्क्वायर, तो n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s, n ऑफ e कितना है भाई
10, 10 अपॉन में 120, कितना आ गया यहाँ से 1 अपॉन में 12, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आगे बात है। मेरे ख्याल से आसान था क्वेश्चन, आसानी से आप कर जाते, 2 नंबर पा जाते। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। बेटा आप ग्रही में आओ, फिर पता चलेगा ये तो फॉर्मूला है, यहाँ पे तो वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो साइन 2a को शो करना है बेटा कि वो 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात है, यही तो करना है। इसका मतलब हमने पहले ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को और दूसरी साइड ले लिया राइट हैंड साइड को। दोनों को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे बेटा, दोनों को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे वैल्यू यदि सेम आ गई तो वेरीफाई हो गया और नहीं आई तो नहीं वेरीफाई हो। हालांकि होना तो तय है क्योंकि ये आपको तो 11th में एज ए फॉर्मूला मिलेगा। अब हम देखें यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, किस डेटा पे बेटा 30 पे। हालांकि 30 की बात नहीं, किसी भी एंगल पे सेटिस्फाई होता है। समझ में की बात है। अब यदि हम बात करें ए की वैल्यू 30 ले लें तो साइन ऑफ 2 इंटू 30 विल बी इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan, अरे यार इसको छोड़ दो, इसको तो बाद में सॉल्व करेंगे ना। यहाँ यदि बात करें तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 60, क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 60 की वैल्यू होती है साइन के साथ √3/2। रिमेंबर, इतना तो याद होना ही चाहिए। इसको आप सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसको यदि हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 2 तो 2 ही रहेगा भाई। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। पता होगा मेरे ख्याल से, आप लोग को नहीं पता होगा तो जान लीजिए भाई, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, तो यहाँ यदि हम बात करें तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करें तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये आ गया 2/√3, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसको जरा सॉल्व करें हम तो 2/√3 और ये आ जाएगा 4/3। इतनी बातें समझ में आई मेरी ख्याल से, पक्का समझ में आ गई। अब यदि हम बात करें तो ऊपर के फ्रैक्शन का नीचे वाला नीचे जाता है और नीचे के फ्रैक्शन का नीचे वाला ऊपर जाता है। बात समझना, ऊपर का फ्रैक्शन में जो नीचे होता है वो नीचे चला जाता है और नीचे के फ्रैक्शन में जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। तो क्या बन गया 2 × 3 और नीचे वाला ऊपर का नीचे वाला नीचे जाएगा, यानी 4√3। अब यहां से देखो तो 2 2 जा 4, अच्छा √3 से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा √3 टाइम्स। पता है ना 3 को हम क्या लिखते हैं √3 × √3 अपॉन में क्या था √3, तो √3 से जब डिवाइड करोगे इसको तो क्या आएगा √3 तो बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका बेटा √3/2। क्या दोनों साइड इक्वल आया है क्या, तो यहाँ से लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गई बात है, आगे चलें, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF ऑफ 180 140 एंड 210। ओके भाई, देखो तो देखो भाई HCF निकालना है। HCF निकालने का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ भैया कि जो सब में हो, क्या हो, जो सब में हो। जैसे मान लो एक A नंबर है, एक B नंबर है, एक C नंबर है, इसका हमने फैक्टर किया, ठीक है। इसमें आया R × S × P, इसमें आया R × S × Q, ठीक है। इसमें आया S × Q × P × R, ठीक है जी, ये आया इसमें। तो जब भी आपको HCF लेना है तो इसमें से आप देखेंगे क्या लेना है आपको, HCF किसका, ABC का। तो आपको क्या सोचना है बस कि जो इनमें कॉमन हो। देखो भाई R तीनों में है क्या, इसमें है, इसमें है, क्या इसमें है, हाँ सर इसमें है, तो जो तीनों में है वो ले लिया जाएगा एक बार, ठीक है। अब देखो एक ही बार लिया जाएगा, यस देखो इसमें है, इसमें है, इसमें भी है सर, ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो
टी इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं है। यदि वो एक में ही नहीं है तो अब वो लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भैया एक में नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं, सब में नहीं वो अलग बात है, ठीक है। एक में भी यदि नहीं है तो वो अब कॉमन में नहीं रह गया। कॉमन का मतलब है जो सब में हो, ठीक है। अब यदि बात करें यहाँ पे, तो पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका, 180 का, 140 का और 210 का। उसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, HCF। HCF कैसे निकालेंगे भाई, कॉमन लेकर के इनमें का जो जो कॉमन आ जाएंगे उन्हें हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब देखो भाई, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड एक होता है डिवीजन वाला, जैसे कि आपको सिखाया जाता है। 180 को ऐसे लिखो, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। याद आ रहा है आप लोगों को। तो एक तो ये तरीका, ये सबसे सुलभ होता है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि दुनिया भर का दिमाग लगाने से बेहतर होता है, यही कर लें आप। इसकी यदि हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7 × 5 हो जाएगा, ठीक है। इसकी यदि बात करें तो 2 × 7 तो आएगा ही 14, और 3 भी आएगा इसमें, और क्या आएगा भाई, 105, 3 9 105। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 2 से डिवाइड हुआ तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 हो गया है। तो 35 को करेंगे तो 7 × 5, तो ये हो गया 5 × 7, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें से कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। तो हम देखें यदि, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर 1 2 तो 2 तीनों में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 1 2 तीनों में आ रहे हैं। ओके भाई, और कुछ आ रहा है आपको, तो 1 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये क्या, 2 तो 2 बार इसमें है, इसमें 2 है नहीं है। अब देखो 3 के बाद 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 की बात, 5 इसमें है, इसमें है, दोनों में है, तो आ गया तीनों में है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका HCF क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति, बोलो भाई। तो मेरे ख्याल से अब नहीं होगा, आगे चलें। आगे यदि चलते हैं हम, तो इफ अल्फा बीटा आर द zeros of polynomial 8x square minus 5x minus 1 then form a quadratic polynomial in x which zeros are 2 alpha and 2 by alpha and 2 by बीटा। इसमें कह रहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिनके जीरोज क्या बेटा, जीरोज क्या है इनके, एक है अल्फा एंड बीटा, एक है अल्फा और दूसरा क्या है बेटा, बीटा, दूसरा क्या है, बीटा, ठीक है जी, दूसरा क्या है, बीटा। क्लियर की बात है। तो एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब कह रहा है इसमें कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है एक्स के टर्म में ही, वेरिएबल क्या हो, एक्स। एक्स के टर्म में बोलने का मतलब क्या है कि वेरिएबल एक्स ही लेना है, वाई नहीं लेना। यदि वाई बोल दे तो बेटा वाई के टर्म में निकालना होगा आपको, ये भी बात समझ लो आप, ठीक है। तो और जिसके जीरोज क्या है, 2 बाई अल्फा एंड 2 बाई बीटा। तो यदि आपको पता हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होता है तो उसके जीरोज पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि यदि आपको जीरोज पता है या फिर रूट्स पता है तो उनके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब यदि हम यहां पे बात करें तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोज। लेकिन सम ऑफ जीरोज तो दिए हुए हैं हमें, लेकिन किसमें दिए, अल्फा बीटा में। और अल्फा बीटा किसका जीरोज है, ऊपर वाले का। तो भाई पक्का है कि अल्फा बीटा यहां से निकल जाएंगे, सही बात है, क्योंकि अल्फा बीटा के कुछ रिश्ते होते हैं जीरोज में। जैसे आपको दिखाई दे रहा है सम ऑफ जीरोज का रिश्ता होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिश्ता होता है। तो यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं सी बाई ए। अब
ए बी क्या है, तो फिर वही बात है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो फिर जाकर के आपको पता चलेगा ए बी सी की वैल्यू क्या है। यहाँ से कंपेयर किए, एक्स एक्स है दोनों में, ए की जगह पे क्या आ गया बेटा 8 आ गया। यहाँ पे कंपेयर किए तो बी की वैल्यू क्या आ गई -5। -5 क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को जब निकाल दोगे तभी तो प्लस बचेगा। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1, यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकाल लिए। यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, तो माइनस बी का मतलब क्या है -5 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 8, कितना आ गया 5/8 इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो सी की वैल्यू क्या है -1, ए की वैल्यू क्या है 8, तो -1 अपॉन में 8 ये वैल्यू आ गई। क्लियर कट, कोई दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए, ये जीरोज का सम चाहिए, इन दो जीरोज का सम चाहिए, क्योंकि यही दो जीरोज तो किसके भी हैं जीरोज, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमें चाहिए। समझ में आ गई बात है। तो अब हम इनके जीरोज निकालते हैं भैया, इनके सम निकालते हैं जीरोज के। तो एक जीरोज क्या है बेटा 2/अल्फा और एक क्या है 2/बीटा। इनको यदि हम जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा सम ऑफ जीरोज आएंगे, क्या आएगा सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे यदि सॉल्व करें इसको तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। इतना तो आता होगा ना एलसीएम सॉल्व करना, अरे क्या कहते हैं फ्रैक्शन सॉल्व करना है। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ दिया हुआ है आपको 5/8, कोई दिक्कत नहीं ना है। बीटा प्लस अल्फा करें या अल्फा प्लस बीटा करें, नीचे अल्फा इंटू बीटा क्या दिया -1/8। अब हम देखें यहाँ पे तो ऊपर के फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है 8 है, और नीचे वाले फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट क्या है 8 है, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट। ओके क्लियर कट। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 5 × 2 क्या होता है 10 होता है, और माइनस नीचे का ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे -10, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या आ गया -10 आ गया, क्या आ गया -10 आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आएगा आपका, तो वो हो जाएगा 2/अल्फा इंटू 2/बीटा, क्या आ गया 4/अल्फा इंटू बीटा, 4/अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई -1/8, क्या है -1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता नीचे का नीचे वाला क्या होता है ऊपर जाता है, तो 8 4 जा 32 माइनस के साथ, क्योंकि माइनस भी ऊपर चला जाएगा।